जी, बाकी लोग कृपया अपना माइक अगर म्यूट कर लें तो साउंड की डिस्टरबेंस मुझ तक नहीं आएगी। मैं आज आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इतने समीचीन विषय पर ये कार्यक्रम रखा। और जो पहला सत्र था निश्चित तौर पर वो काफ़ी महत्वपूर्ण और कई तरह के गंभीर विचारों से युक्त था। प्रोफेसर चतुर्वेदी जी ने जहां बात छोड़ी है, मैं वहीं से शुरू करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बात कही बातचीत के दौरान कि मीडिया में भाषा नहीं होती, और ये सच है कि मीडिया में भाषा नहीं होती। फिर मीडिया में होता क्या है? मीडिया में भाषा नहीं होती, मीडिया में स्टोरी होती है, कहानी होती है, और ये कहानी एक निरंतरता में चलती है जिसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं अंग्रेजी में। और इसको, इस पूरे सिद्धांत को रखने वाला जो व्यक्ति है स्टुअर्ट हॉल, उसने इस स्टोरी और निरंतरता के संबंध को बहुत अच्छी तरह व्याख्यायित किया है। ये स्टोरी जो है, मीडिया की स्टोरी जो है, वो केवल किसी एक अंग में, मीडिया के किसी एक हिस्से में या किसी एक फॉर्मेट में नहीं मिलता, बल्कि कंटिन्यूअस आप उसको विज्ञापन, समाचारों के दौरान आने वाले विज्ञापन, समाचारों में दिखाई जाने वाली जो घटनाएं हैं, रिपोर्टाज हैं, फीचर हैं, उन सारी स्थितियों में इस स्टोरी टेलिंग को देख सकते हैं। और यह जो स्टोरी टेलिंग है, यही वो चीज़ है जो मीडिया में महत्वपूर्ण दर्जा रखती है, न कि भाषा। आज हम गर्व करते हैं और ये गर्व का विषय भी है, लेकिन इसकी मूल स्थिति को समझने की ज़रूरत है। मीडिया में हिंदी मीडिया की जो रीच है, हिंदी मीडिया की जो पहुंच है, उसको देखते हुए हम बड़े खुश होते हैं कि हम इतने बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी चैनल, टेलीविज़न के, अखबार के तमाम संस्करण, अखबारों के ई संस्करण, क्षेत्रीय संस्करण, राष्ट्रीय संस्करण, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, सब कुछ उपलब्ध है। हिंदी का सिनेमा इतना वेल इस्टेब्लिश सिनेमा है। साथ ही साथ हिंदी का जो विज्ञापन उद्योग है वह भी बेहतरीन है। गाने इत्यादि इतनी धूम मचाते हैं। अभी उसकी चर्चा प्राचार्य महोदय ने भी किया, और हमने वाकई ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जब हम विदेशों में जाते हैं, किसी ऐसे देश में, खास करके मध्य एशिया और जो कनाडा और इंग्लैंड के अन्य दूसरे शहरों में जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, भारतीय रहते हैं, वहाँ आप हिंदी मीडिया की धमक पहचान सकते हैं। और तब लगता है हिंदी मीडिया मतलब हिंदी भाषा। ये दिक्कत है। हिंदी मीडिया जिस भाषा को इस्तेमाल करती है वो संपर्क की भाषा है, कम्युनिकेशन की भाषा है। और हिंदी भाषा का जहाँ तक सवाल है, इसका संबंध अन्य और क्षेत्रों से है, जिसके कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तरफ प्रोफेसर चतुर्वेदी ने इशारा किया। और उनमें से कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक अन्य क्षेत्र तो भाषा विज्ञान का है, जहाँ पर भाषा पर रिसर्च की जाती है, बाकायदा प्रयोगशाला होती है और उसकी ध्वनियाँ और स्वनिम इत्यादि पर रिसर्च की जाती है। और दूसरा जो क्षेत्र है वो पठन पाठन अध्यापन का है, साहित्य और भाषा का है, जो भाषा के साहित्य के अंतर्गत हम भाषा का अध्ययन करते हैं, वह क्षेत्र है। तो कम्युनिकेशन की भाषा के तौर पर, संपर्क की भाषा के तौर पर हम हिंदी पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन चिंतन की भाषा के तौर पर, शोध और वैज्ञानिक विचारों की भाषा के तौर पर वहाँ संकट है, क्योंकि ये हम सब के अनुभव का हिस्सा है। हम सब अध्ययन अध्यापन में किसी तरह संलग्न हैं, तो या तो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी में लिखते हैं। तो हम सब के अनुभव का ये हिस्सा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाएं, जो भाषा की प्रयोगशालाएं हैं, वो कितनी हैं, और अगर हैं भी तो उनके आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या आता है। कितने शोध ऐसे हैं जो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, जो भारतीय भाषा वैज्ञानिकों ने किया हो और वो महत्वपूर्ण दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में रखते हो और हिंदी भाषा से संबद्ध हो। आपको गिनती के नाम नहीं मिलेंगे। यहाँ दिक्कत है। सुनीति कुमार चाटुर्जा और इस तरह के कुछ नाम हैं, लेकिन आधुनिक कंटेम्पररी नामों में अगर आप
तलाशेंगे तो दिक्कत आती है। तो यहाँ हमारी जो हमारा जो उत्साह जो गुब्बारे की तरफ फूलता है जब हम हिंदी फिल्मी गानों को विदेशी बच्चे के मोबाइल में देखते हैं, या किसी पार्टी के अंदर जब हम मिथुन चक्रवर्ती के गानों पर ठुमकते हुए विदेशियों को देखते हैं, या किसी भारतीय को देखकर राज कपूर के गीतों को बजा दिया जाता है जब विदेशों में, और हम खुश होते हैं, तो उस गुब्बारे की हवा निकल जाती है जब हम वास्तविकता के धरातल पर आते हैं। दिक्कत ये है कि जब हम मीडिया में भाषा खोज रहे होते हैं, दरअसल मीडिया में भाषा ना होकर मीडिया में स्टोरी होती है, और स्टोरी केवल भाषा के जरिए नहीं चलती। वहाँ शब्द चित्र तो होते ही हैं, चित्र अपने आप मौजूद होते हैं। प्रिंट में शब्द चित्र है, दृश्य में चित्र है, ध्वनि चित्र है, कई तरह के चीज़ों का सहारा लेकर मीडिया में स्टोरी कंटिन्यू करती है, आगे बढ़ती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के संदर्भ में विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में हालिया जो प्रोत्साहन मूलक कार्य हुआ है, इसको प्लस माइनस दोनों तरह से देखा जा सकता है। बहुत अरसे तक मीडिया में, चूँकि मेरा विषय आप लोगों ने हिंदी मीडिया का वैश्विक पटल रखा है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि बहुत अरसे तक भारत में विदेशी निवेश को रोक कर रखा गया था मीडिया के क्षेत्र में, और आंशिक तौर पर खोला गया था। लेकिन अब वर्तमान स्थिति जो है वो अब पूरी तरह से भारत की मीडिया में बाहरी धन पैसा लग सकता है। तो अब आप बताइए कि हिंदी मीडिया का जो वैश्विक पटल होगा वो कैसा बनेगा? क्या आपकी हिंदी और आपका हिंदी समाज विश्व स्तर पर compete करने की स्थिति में है? हम अपने आप से ही ये सवाल पूछें कि हमारे सामने जब खुले बाजार की चुनौती है, और ये स्थिति, ये जो वर्तमान सिनारियो है, ये पैदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन के दौर में ही, वैश्वीकरण के दौर में ही। तो ये जो वैश्वीकरण की स्थिति है जिसने हिंदी मीडिया को अब एट पार विथ अदर लैंग्वेजेस मीडिया रख दिया है, तो वहाँ जाहिर है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई भी होगी। यही सवाल ठहर के अपने आप से पूछने का है कि हम हिंदी मीडिया के अंतर्गत कितनी मौलिक चीज़ों का सृजन कर रहे हैं। हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो कितनी नई और मौलिक चीज़ों का सृजन कर पाने में सक्षम है और कर रही है। कुछ उल्लेखनीय नाम आप गिन सके तो गिनिए। आपको अमूमन हिंदी मीडिया का जो पैटर्न है, सिनेमा से लेकर वेब सीरीज तक और इंटरटेनमेंट तक, ये सब कुछ अनुकरण मूलक नजर आएगा। अनुकरण के सहारे हिंदी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कमा खा रहा है। ये हमारी चिंता का विषय है। यहाँ भाषा कैसे बचेगी जिस पर आप गर्व कर रहे हैं? जब संवेदना नहीं बचेगी, मौलिकता नहीं बचेगी, और वो संवेदना कहाँ से पैदा होती है? जब आप अपने जड़ों से जुड़े होते हैं, अपनी रियल सिचुएशन को, रियल क्वेश्चंस को जीवन के एड्रेस कर रहे होते हैं, उसको संबोधित कर रहे होते हैं, तो वो संवेदना जो आपकी सृजनात्मकता का आधार बन सकती थी, वो संवेदना नहीं बचेगी, तो फिर भाषा कहाँ बचेगी? और जो कहानी कही जाएगी वो कितनी आपकी कहानी होगी जो वैश्विक मीडिया में हिंदी के जरिए कही जाएगी? ये खतरनाक स्थिति है और हम सबको इसे समझना चाहिए। दिक्कत तब आती है जब जो ग्लोबल या वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं, तो वैश्वीकरण की बात करते हुए हम हिंदी मीडिया के संदर्भ में आज बात करने बैठे हैं। तो हिंदी मीडिया के कितने घटक हैं, कंपोनेंट क्या क्या हैं, आप ये देख लीजिए। हिंदी मीडिया का अगर हम थोड़ा सा उसको विभाजित करके बात करें तो हमारे पास समाचार है, हमारे पास सीरियल है, हमारे पास सिनेमा है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है, गाने हैं, नृत्य है, और फिल्मों के अंतर्गत गाने नृत्य भी हैं, क्लासिकल प्रेजेंटेशंस हैं तमाम तरह की, और इसके अलावा विज्ञापन है। अब इसमें ज़रा सा आप खुद तय कीजिए कि हमारा सिनेमा किस तरह के दुरभिसंधि में फंसा हुआ है, किस तरह की जो वहाँ
एक खास तरह की फार्मूलाबद्धता दिखाई देती है, एक खास पैटर्न है जो उस सिनेमा में दिखाई देता है। और हाँ, आजकल ये जो नया मतलब एक दौर आया था जो टेलीविज़न के और सिनेमा की बूस्टअप का दौर था, और टेलीविज़न के जरिए सिनेमा को नई जिंदगी मिली थी, वो केबल नेटवर्क का दौर था। 90-91 के समय में ये दौर आया था, केबल एक्ट भी उसी समय आया। लेकिन उसके बाद अभी जो समय आया है जिसके तहत आप प्रीपेड पेमेंट नेटवर्क के में दाखिल हो चुके हैं, और यहाँ आप पहले से एक महीने साल भर का पेमेंट कर देते हैं। हॉटस्टार, अमेज़ॉन और तमाम तरह के इस तरह के, नेटफ्लिक्स, तमाम तरह के इस तरह के कनेक्शन हैं जो आपको आपकी सुविधा के अनुसार कभी भी किसी भी वक्त और कहीं से भी स्टोरी शुरू करने और ख़त्म करने की इजाज़त देता है। तो ऐसे में एक नया बाज़ार आपके लिए खुल गया है, हिंदी मीडिया के लिए खुल गया है, हिंदी सिनेमा के लिए खुल गया है। तो यहाँ छोटे बजट की फिल्में भी प्रोड्यूस हो रही हैं, छोटे बजट के सीरियल भी, मतलब फिल्मों को लेकर एक समय की पाबंदी, एक स्टोरी अगर फिल्म के फॉर्मेट में कही जा रही है तो समय की जो पाबंदी थी वह अब यहाँ ब्रेक कर गई है, टूट गई है ही नहीं। वह 8 घंटे तक एक कहानी चल सकती है और 4 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है, और फिल्म के फॉर्मेट में आकर 2-2.5 घंटे तक भी उसकी कहानी चल सकती है। तो इस तरह से हम एक नए किस्म का जेनर देख रहे हैं। लेकिन क्या ये जेनर खास हिंदी का जेनर है? ये खास हिंदी का जेनर नहीं है, ये हम दूसरी जगहों से आयात करके ही लेकर आ रहे हैं। और इसके जरिए ये कहना जहाँ तक थोड़ा सा दिल को सुकून देने वाला है कि बहुत सारे ऐसे निर्माता और निर्देशकों को और कलाकारों को एक नया जीवन मिला है वेब सीरीज के जरिए। इसमें कोई संदेह नहीं, वेब सीरीज के जरिए नया जीवन मिला है उन कलाकारों को जिनको बड़े पर्दे की फिल्में नहीं मिल रही थी, या जो खास तरह के ग्रुपिज्म का शिकार थे, जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है एक विशेष संदर्भ में। लेकिन यह जो वेब सीरीज आया है जिसमें हम अच्छे मंजे हुए कलाकारों को देख रहे हैं, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो क्या है? जो दिखाया जा रहा है वो वही फार्मूलाबद्धता है, उसमें नवीनता नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहती हूँ जो मेरे अपने अनुभव का हिस्सा है। मैं 2 साल तक विदेश में रही। तुर्कमेनिस्तान एक जगह है जो अफ़गानिस्तान के बाद का आता है, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान। उसकी सीमाएं 3 तरफ से अलग अलग देशों से लगी हुई है, ईरान से भी है और अफ़गानिस्तान से भी है और तुर्की से भी जुड़ी हुई है और चाइना से भी उसका अच्छा संबंध है। तो वहाँ भारतीय भाषा केंद्र था, भारतीय भाषा केंद्र था, वहाँ दुनिया की तमाम भाषाएं पढ़ाई जाती थी। उस जगह जो अन्य भाषा को पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं थीं, खास करके तुर्की और अरबी जो पढ़ाती थी, उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि उत्साह तो दिखाया हिंदी के प्रति, लेकिन हिंदी भाषा उनको समझ में नहीं आ रही थी। हिंदी के कलाकार और हिंदी के जो गीत हैं, उसके जो बीट्स हैं, वो उनको आकर्षित कर रहे थे। और ये चीज़ हिंदी भाषियों के लिए गर्व का विषय हो, उसके पहले मैं बता दूं कि उन देशों में म्यूज़िक को लेकर एक खास किस्म का लगाव है। वो केवल भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड के गीतों के ही दीवाने नहीं हैं, वो बिथोवन की सिम्फनी के भी दीवाने हैं और तुर्की फिल्मों के गीतों के भी, उन फिल्मों के चाहने वाले भी हैं। और तमाम भाषाओं में जो गीत, संगीत और नृत्य हैं उसका अनुकरण वो करते हैं। वो उनकी एक तरह से वर्सेटैलिटी का हिस्सा है, उनकी बहुआयामिता का हिस्सा है, बहु सांस्कृतिकता का हिस्सा है। तो यह जो गर्व का बोध है, हाँ, अपनापा ज़रूर महसूस होता है, खुशी होती है जब हम किसी बच्चे के मोबाइल में हिंदी फिल्म का गीत देखते हैं या शाहरुख खान की तस्वीर देखते हैं, खुशी होती है। लेकिन उस शिक्षिका ने मुझसे कहा, मैंने कहा आप हिंदी गीत सुनती हैं, आपने अपने मोबाइल में रिंगटोन हिंदी गीतों का लगा रखा है, एकदम लेटेस्ट गीतों का, नए से नए, सन 60 के गीत नहीं जो काफ़ी लयात्मक हैं, राज कपूर के ज़माने के गीत नहीं, एकदम नए गीत उन्होंने अपने मोबाइल के नेटवर्क रिंगटोन में लगा रखा था। मैंने उनसे पूछा कि जब आप गीतों को लेकर इस तरह से पसंदगी जाहिर कर रही हैं तो क्या हिंदी फिल्में भी देखती हैं?
जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, हाँ देखते हैं, जब हम बहुत थक जाते हैं और कुछ सोचना नहीं चाहते तो हिंदी फिल्म देखते हैं। अब आप सोचिए हमारी फिल्मों की कैसी तस्वीर है। हम कुछ सोचना नहीं चाहते, दिमाग को थकाना नहीं चाहते तो हिंदी फिल्म देखते हैं। ये है रियलिटी। और ये किसी बायस्ड महिला का नहीं है, बहुत ही सामान्य शिक्षिका का रिएक्शन था। और मैंने कहा, अच्छा जब आप सोचना चाहती हैं तो कौन सी फिल्में देखती हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे तुर्की फिल्में पसंद हैं। तो अब आप ये फ़र्क देखिए कि हमारे देश की जो पहचान है वो इस तरह से बन रही है। एक और अनुभव बताती हूँ। हम अब अभी सैटेलाइट एज है, मतलब सैटेलाइट से भी हम चीज़ों को, जब ट्रांसमिशन का ये सारा प्रकल्प चल पड़ा तो कोई भी चैनल अब लोकल नहीं है। सैटेलाइट के जरिए कोई भी कहीं भी बैठ के किसी भी चैनल को जो अपलिंक किया गया है देख सकता है। तो अब ये वैश्विक चैनल, वैश्विक पटल जैसी जो चीज़ है वो एक नोशन मात्र है, क्योंकि जो चीज़ सैटेलाइट पर है पूरी दुनिया में उसका प्रसारण हो सकता है और हो रहा है, क्या वो देखी भी जा रही है, उपभोग भी उसका हो रहा है? ये महत्वपूर्ण है। अगर उपभोग नहीं हो रहा, देखी नहीं जा रही, या देखने पर शर्मिंदगी का बायस है, तो इसके वैश्वीकरण का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट, ऐसे सैटेलाइट चैनल जो बहुत ही कह सकते हैं समाज के लिए बहुत हेल्दी चीज़ें प्रस्तुत नहीं करते। 24 घंटे पोर्नोग्राफी के चैनल ये विदेशों में आराम से चलते रहते हैं। उसमें आप इंडिया टीवी या इस तरह के जो हमारे आस्था चैनल और दुनिया भर के जो चैनल, कम से कम 300 से ऊपर जो समाचार चैनल हैं हमारे यहाँ के, वो अगर आप चलाने की कोशिश करें और चलते हुए वहाँ आपको किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर किसी धर्म विशेष का व्यक्ति बैठकर प्रवचन देता नजर आए, तो आपके सारे उत्साह पर पानी फिर जाता है। आप एक गंभीर विषय को जानने समझने के लिए चैनल खोलते हैं, लेकिन नतीजा कुछ और मिलता है। यानी आप अभी तक समाचारों की प्रामाणिकता, आज के समय में, इस वैश्वीकरण के समय में, हिंदी मीडिया के इस ग्लोबल प्रेजेंस के समय में जो चीज़ संकट में है वह प्रामाणिकता संकट में है। फिल्मों के लिए तो हम मान के ही चलते थे कि वहाँ प्रामाणिकता जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। समानांतर सिनेमा की बातें अगर हम छोड़ दें, उससे बाहर आकर देखें, तो बड़े फलक पर हम ये कन्विंस हैं कि प्रामाणिकता जैसी कोई चीज़ हिंदी सिनेमा के साथ नथी ही नहीं है। तो उसको लेकर हम ज़्यादा चिंतित नहीं। लेकिन समाचार के साथ अगर प्रामाणिकता ना हो, समाचारों में अगर तथ्यहीनता हो और समाचारों में प्रामाणिकता का संकट सबसे बड़ा संकट बन के उभरे, तो फिर ऐसे समाचार चैनल की विश्वसनीयता क्या रह जाती है। और हम वैश्विक परिदृश्य में इस तरह के अर्थहीन बहसों को, इस तरह के अर्थहीन समाचारों को दिखाकर अपनी वैश्विक छवि क्या बनाते हैं। देखिए, वैश्विक पटल पर सारी चीज़ों का आ जाना प्लस माइनस दोनों है। खुशी की बात है कि हिंदी चैनल पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के देखा जा सकता है, लेकिन चुनौती भी है हिंदी चैनलों के सामने कि पूरी दुनिया में कहीं बैठ के देखे जा सकने वाले चैनल में दिखाया क्या जा रहा है। और ये महत्वपूर्ण है कि दिखाया क्या जा रहा है। भले उस चैनल की व्यूअरशिप कम या ज़्यादा हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि उसकी विश्वसनीयता, उसकी प्रामाणिकता, उसकी अंतर्वस्तु क्या है। ये चीज़ स्टोरी के साथ भी है, लेकिन स्टोरी में हम थोड़ा सा जो मनोरंजन प्रधान चैनल हैं उनकी स्टोरीज में हम थोड़ा सा छूट देते हैं कि वहाँ कल्पनाशीलता हो सकती है, वहाँ मनोरंजन की प्रधानता 99% हो सकती है और गीतों में रोमांटिसिज्म हो सकता है। उसके लिए हम तैयार होते हैं मानसिक तौर पर। लेकिन समाचार चैनल तथ्यहीन हो, समाचार चैनल फेक न्यूज़ देने वाले हों, समाचार वैल्यूज़ से रहित, जिसे हम न्यूज़ वैल्यूज़ कहते हैं, न्यूज़ वैल्यू से रहित अगर समाचार चैनल हो, तो वहाँ मीडिया का संकट खड़ा होता है। हिंदी मीडिया का ये आज सबसे बड़ा संकट है कि उसके सामने प्रामाणिकता एक प्रश्न की तरह खड़ी हुई है। और दिक्कत क्या है, अभी मैं आपसे बात करने के पहले पिछले कुछ हफ्तों से, हालांकि टीवी पे एक जनरल ट्रेंड है कि अब टीवी देखना समय की बर्बादी लगती है, खास करके समाचार चैनलों को देखना समय की बर्बादी लगती है। फिर भी जब बोलना था तो मैंने दोबारा
समाचार चैनलों पर अपना समय खर्च किया। और आप सब ये जानते हैं या आप सब ने देखा होगा कि जितने महत्वपूर्ण हिंदी के राष्ट्रीय चैनल हैं जो अपनी तेजी का, अपनी तथ्यात्मकता का और अपनी विश्वसनीयता का दावा करते हैं, उन सब में इस कोरोना पीरियड में खास करके एक चीज़ बढ़ी है, वह बार बार अपने को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, बार बार अपने को तमगा दे रहे हैं कि न्यूज़ के लिए आप हमारे यहाँ आइए, अफवाह के लिए कहीं भी जाइए, तथ्यपूर्ण समाचार तो हम ही पेश करते हैं, बाकी हिंदू मुसलमान किसी और चैनल पे कर लीजिएगा। ये जो दावे हैं, जो टेलीविज़न विज्ञापन का 99% अभी खा रहे हैं, ये दावे किस संकट के कारण पैदा हुए, ये टेलीविज़न चैनल के मालिकों को भी सोचना चाहिए और दर्शकों को भी अपने आप से पूछना चाहिए कि जो ऐड का टाइम होता था, दो समाचारों के बीच का जो अंतराल होता था, वो विज्ञापन का होता था। उस विज्ञापन में अचानक ये सारे एंकर और एंकरनिया या लेडी एंकर वो सब क्यों अचानक से अपने अपने चैनलों की, अपने अपने कैप्सूल की विश्वसनीयता को स्टैब्लिश करने में समय खर्च कर रही हैं? कहीं ना कहीं तो प्रामाणिकता का संकट है, जो समाचारों के साथ कम से कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है। और इससे वैश्विक मीडिया में हिंदी मीडिया की जो छवि बनती है वो बहुत अच्छी नहीं बनती। हमारे पास एक भी BBC, अल जजीरा जैसे चैनल नहीं है, न्यूज़ 24, फ्रांस 24 जैसे चैनल नहीं है। तो संकट है कि पब्लिक, इवन जो दूरदर्शन है, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का मतलब एक उदाहरण है हमारे यहाँ, उसकी भी विश्वसनीयता उस तरह से अभी कुछ वर्षों में लगातार घटी है। तो ये जो स्थिति है, व्यूअरशिप भी घटी है, लोगों को के टिक कर देखने की आदतें भी घटी है, और जो चीज़ चल रही है हिंदी मीडिया के नाम पर, वो चीज़ एकमात्र वो जो फॉर्मूलाबद्धता है, शोर है और दोहराव है, ये चीज़ चल रही है। ये सिनेमा में भी चल रही है, वेब सीरीज़ में भी चल रही है। वेब सीरीज़ का सारा पैटर्न अगर आप देखिए, किसी भी वेब सीरीज़ को उठा लीजिए और देखिए कि उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरह से पोर्नोग्राफी, स्लैंग लैंग्वेज, आक्रामक देह भंगिमा, हिंसा, इन सबको केंद्र में रखकर बनाई जाती है। अच्छी से अच्छी कहानी वाली वेब सीरीज का भी अगर आप उदाहरण लें तो वो हिंसा, अश्लीलता, भाषाई आक्रामकता और देह और अन्य तरह की भंगिमाओं में बर्बर और आक्रामक जो गेस्चर है, उसके अलावा वो बनती नहीं है। एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज, ये बहुत ही अच्छी फिल्म हम देख रहे थे, लेकिन उसमें अंत तक जाते जाते रेप का एक दृश्य आ ही गया, और उस रेप की कहीं कोई जगह नहीं थी उस फिल्म में, उस कहानी में, लेकिन वो दृश्य आ जाता है। इसी तरह से आप किसी भी वेब सीरीज को उठाकर देख लीजिए, गालियों से, जो गालियां प्रतिबंधित हैं, जिन पर सिनेमा अगर बनाई जाती तो जिन गालियों को, उन दृश्यों को कट किया जाता, वेब सीरीज में वो आबाद तरीके से आ रही हैं, और गालियों को धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंसक दृश्यों के साथ। ये हिंसा, इस हिंसा का केंद्र कौन है? स्त्री है, उसकी देह है, और या फिर बच्चा है, बच्ची है, लड़की है। तो ये स्थिति समाज की नृशंसता, उसकी संवेदनहीनता और उसकी बर्बर मानसिकता, और खास करके उसकी जो असहिष्णु भूमिका है, भंगिमा है, उसको प्रदर्शित करती है। ये खतरे की जगह है हिंदी मीडिया के लिए। वैश्विक तो हो गई, लेकिन वैश्विकता में अगर वो अपनी पहचान बनाती, नकल ना करती, इमिटेशन ना करती हॉलीवुड के तमाम थ्रिलर का और अन्य इस तरह के सीरीज का, तो शायद बहुत कुछ हिंदी मीडिया अपनी पहचान बनाने में सफल भी हो पाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मैं एक अन्य विधा, जो हिंदी मीडिया की ही विधा है, एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन, उसकी बात करूंगी। जो हम ग्लोबल कंसर्न की बात करते हैं, वैश्विक संबद्धता की बात करते हैं,
उस वैश्विक संबद्धता में बहुत सारे जो फॉर्मेट हैं मीडिया के, वो उस तरीके से फिट नहीं बैठते फार्मूलाबद्धता के अलावा जितना कि विज्ञापन बैठता है। विज्ञापन दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। वह ग्लोबल संबद्धता को भी व्यक्त करता है, लेकिन उसके अंदर एक और ताकत है जो अन्य मीडिया में उस तरह से नहीं है। वो है लोकल प्रत्युत्तर पैदा करने की ताकत। यानी विज्ञापन का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वह किसी स्टोरी को आप तक पहुंचा दे। मीडिया में हर चीज़ स्टोरी है, भाषा नहीं है, तो भाषा मत ढूंढे। लेकिन जो स्टोरी है वह विज्ञापन में भी चलती है, लेकिन विज्ञापन की स्टोरी जो भाषा, शब्द, दृश्य और बहुत सारी चीज़ों से, लोकेशन, कैमरा, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर आती है, वो स्टोरी यहीं तक खत्म नहीं हो जाती कि विज्ञापन प्रसारित हो गया, बल्कि वह लोकल रिस्पॉन्स भी पैदा करती है। यानी विज्ञापन के प्रसारण के साथ साथ वो आपको उद्बुद्ध भी करती है कि विज्ञापित वस्तु को खरीदने के लिए या उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, उसको अपने दायरे में ले आने के लिए आप सचेष्ट भी हो। अगर तत्काल पैसे खर्च कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, ना कर सकें तो विशफुल थिंकिंग के तौर पर कि जब भी आपके पास पैसे होंगे भविष्य में, आप उस वस्तु विशेष को, उस कपड़े को, उस फ्रिज को, उस गहने को, उस गाड़ी को, उस सुंदर से घर को खरीद सकेंगी। तो ये जो लोकल रिस्पॉन्स पैदा करने की कुवत विज्ञापन के अंदर है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम ये चीज़ ध्यान रखें कि ये विज्ञापन हो, समाचार हो, या कोई भी मीडिया का फॉर्मेट हो जो हिंदी में आ रहा है, समाचार ही संकट में नहीं है। समाचार में गॉसिप तो घुस गया है। हालांकि गॉसिप के बारे में एरिक फ्रॉम ने कहा था कि वो उल्टा सत्य है। गॉसिप भी सत्य का एक हिस्सा ही होता है, लेकिन कैसा? सत्य के सामने आईना रख दीजिए, फिर वो गॉसिप बन जाता है। तो आप हिंदी समाचार चैनलों में ये संकट तो देखते ही हैं कि वहाँ गॉसिप ही गॉसिप है। स्वर्ग की सीढ़ी से लेकर किसी भुतहा महल की कहानी से लेकर पता नहीं क्या क्या। अभी एक स्टोरी लगातार चल रही है बॉलीवुड की, वो कितने दिनों और चलेगी कोई नहीं जानता। तो ये जो चक्र है वो केवल समाचार चैनलों को ही प्रभावित नहीं किए हुए है, बल्कि दिक्कत क्या है कि गॉसिप के फॉर्मेट ने सब कुछ को प्रभावित किया है। और इस गॉसिप के फॉर्मेट का हाल ये है कि समाचार से लेकर सीरियल तक ये गॉसिप चलता रहता है। ये कहानी, झूठी कहानी चलती रहती है। और ये भी देखा गया है कि एक ही ग्रुप का अगर समाचार चैनल है और मनोरंजन चैनल है, तो कई बार उसके मनोरंजन चैनल लोकप्रिय होते हैं और समाचार चैनलों की उसकी जो नीति होती है उसके ठीक उलट मनोरंजन चैनल की जो नीति है वो चल रही होती है। तो जी न्यूज़ इसका आदर्श उदाहरण है। और इन सब में जो हिंदी मीडिया के इन तमाम चैनलों की खूबी है कि यह अल्टीमेटली अंततः अनुकरण मूलकता को ही प्रश्रय देती हैं। किसी भी तरह के स्वतंत्र चिंतन को या तर्क परायणता को ये जगह नहीं देते। ये हर हाल में अनुकरण मूलकता को ही प्रश्रय देते हैं। एक और महत्वपूर्ण जगह जो बच्चों के संदर्भ में हमें ध्यान रखना चाहिए, वो जो बच्चों के सीरियल आते हैं, आप उस पर ध्यान दें। बच्चों के सीरियल में बच्चों के उन्मुक्त खेल के, उन्मुक्त मनोरंजन के, स्वस्थ मनोरंजन की चीज़ों को जगह मिलना चाहिए था। बच्चों को किस प्रकार अपनी संस्कृति, अपने परिवेश से लगाव पैदा हो, वो किस तरह से अपने देश की ज्योग्राफी को, अपने देश के इतिहास को, अपने देश की संस्कृति के प्रति एक रुझान रख सकें, यह चीज़ बच्चों के लिए तैयार कंटेंट में होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है? बच्चों के अधिकांश सीरियल, बच्चों के अधिकांश एंटरटेनमेंट की सामग्री कहाँ से आ रही है? वो बाहर से आ रही है, डब होकर आ रही है। और डब होकर आई हुई उन सामग्रियों में उच्छिष्ट सामग्री हिंदी मीडिया अडॉप्ट कर रहा है।
आप बच्चों के तमाम सीरियल उठाकर देखें, सिंचैन उसका उदाहरण है, और भी बुद्धदेव और पता नहीं क्या एक और सीरियल आता था अटपटा सा, उसमें भी बच्चा स्कूल जाता है और किस तरह की शरारतें करता है, ऐसी शरारतें और ऐसी भाषा जो बड़ों की भी शायद ना हो, मतलब ऐसी कॉपी, ऐसा इमिटेशन। बच्चों में अनुकरण मूलकता की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, और मीडिया अगर पूरा का पूरा थ्रस्ट अनुकरण मूलकता को ही बढ़ावा देने में लगा दे तो उसका दुष्प्रभाव बच्चों पर कैसा पड़ सकता है, इसको अभी वर्तमान में चल रहे बच्चों के सीरियल को देखकर लगा सकते हैं। हिंदी मीडिया अपना बच्चों का कोई महत्वपूर्ण और चर्चित धारावाहिक भी या सीरीज भी नहीं जन्म दे सका है। कम से कम हमारे पास जब हम लोग छोटे थे तो कम से कम प्रिंट में इंद्रजाल कॉमिक्स, अमर चित्र कथाएं और इस तरह के कॉमिक्स की सीरीज चला करती थी। लेकिन हमारे यहाँ अभी तमाम बच्चों के लिए लिखने वाले लोग हैं, इसके बावजूद बच्चों के लिए अच्छी कहानियाँ नहीं हैं जो उनको अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से जोड़ सके और उसका पिक्चराइजेशन, उस पर धारावाहिक बनते, उस पर कार्यक्रम बनते। ऐसी स्थिति अभी भी हिंदी मीडिया के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है, निर्मित नहीं हुई, बनी नहीं। तो ये एक संकट है कि अनुकरण मूलकता अगर बच्चों की इस तरह से पोषी जाएगी, उसको प्रश्रय दिया जाएगा, तो उसका नतीजा किस तरह के नागरिक में होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अनुकरण करने वाला नागरिक कैसा नागरिक होगा, क्या वो नागरिक बोध से संपन्न हो सकेगा। हिंदी मीडिया, देखिए, हिंदी मतलब दुनिया भर का कोई भी मीडिया ऐसा नहीं है जो किसी चीज़ के प्रति जवाबदेह ना हो, या मतलब मोरल, नैतिक तौर पर। हिंदी मीडिया को क्या कहीं जवाबदेह नहीं होना चाहिए। हिंदी साहित्य जिसको आप लोग मतलब जिसे मैंने और आपने हम सबके साझे अनुभव का हिस्सा है, पूछा जाए तो यही कहेंगे कि मजबूरी में पढ़ना शुरू किया, नंबर कम आए तो दाखिला लिया, और विषय मिल जाता तो अच्छा था, हिंदी पढ़ के क्या होगा टाइप, बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पैशन के तौर पर, जुनून के तौर पर हिंदी पढ़ते पढ़ाते हैं। आज भी जिनको हिंदी और एक और कोई भाषा आती है, बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो हिंदी वाला हूँ नहीं, मैं तो फला वाला हूँ। भाई आप रहे आए फला वाला, लेकिन हिंदी बेचारी भाषा भी, हिंदी बेचारा साहित्य भी कम से कम इतना तो मोरल दायित्व तो ओन करता है कि वह नागरिक बोध और नागरिक चेतना से संपन्न अच्छा मनुष्य बनाने की प्रक्रिया में दाखिल होता है। इतना कमिटमेंट तो है इस साहित्य का, और इसने ये कमिटमेंट पूरा किया है तमाम ऑड स्थितियों में, तमाम विकट स्थितियों में। लेकिन हिंदी मीडिया अपने इस दायित्व से इतना रहित क्यों है? वह क्यों नहीं अपने को जवाबदेह नैतिक तौर पर मानता है कि वह जो बच्चों के लिए कर रहा है, या स्त्रियों के लिए कर रहा है, या समाज के किसी भी तबके के लिए विशेष तौर पर मनोरंजन या समाचार की कोई चीज़ प्रस्तुत कर रहा है, तो उसकी जवाबदेही बनती है। केवल अनुकरण मूलक नागरिक पैदा करना उसकी जवाबदेही नहीं है। एक विचारशील, तर्कयुक्त और बौद्धिक किस्म का नागरिक जो अपने दायित्व के साथ साथ कर्तव्य के प्रति भी सचेत हो, और ये तभी संभव है। भाषा का दायित्व भी तभी पूरा होता है। और किसी भी मीडिया का जो जन सरोकार से मास मीडिया होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर मास को आप भीड़ ही मानते हैं, मास को भीड़ मानना आपके उस इसेंस में शामिल है, क्योंकि आप मास प्रोडक्शन की पैदाइश हैं। मास प्रोडक्शन ना होता तो मास मीडिया भी ना होता, और फिर ये मास के तौर पर जनता की परिकल्पना भी ना होती। तो ये जो मास या भीड़ है, आपने जनता को विचार शून्य, विचार रहित मान लिया है जिसके लिए आप बना रहे, तो फिर ये कैसा कम्युनिकेशन है? हिंदी मीडिया का कैसा संवाद है जो अपनी जनता के साथ चल रहा है? क्योंकि वो जनता को जनता तो मानती नहीं, पब्लिक या मास, मतलब पब्लिक के भी कुछ अधिकार होते हैं लेकिन भीड़ के कोई अधिकार नहीं होते। और पब्लिक भी कैसी? हेडलेस पब्लिक, जिसके विचार नहीं है, विचार शून्य जनता। तो कोई भी चीज़ अगर आप हिंदी मीडिया से पूछिए, कहीं जवाबदेह ठहराने की कोशिश कीजिए, आपको क्या जवाब मिलता है? जनता की मांग पर ऐसा किया, जनता चाहती है तो ये गाना लिखा गया या डाला गया या नृत्य आइटम सॉन्ग रखा गया या इस तरह के दृश्य दिखाए गए। भाई जनता से आपने कभी पूछा क्या? फिल्म बनाने के पहले कोई सर्वे किया? कैसे मान लिया कि आइटम सॉन्ग जनता को पसंद है इसलिए आपने लिखा या इसलिए आपने रखा, या इस तरह की भाषा जनता में लोकप्रिय होती? अच्छी फिल्में, अच्छा सीरियल
अच्छा समाचार का टुकड़ा जनता पसंद करती है, ये जनता ने एक नहीं हजारों बार साबित किया। जो रूढ़ियां आपने बना रखी है प्रेजेंटेशन की हिंदी मीडिया में, वो दिलचस्प रूढ़ियां हैं, सामान्य रूढ़ियां नहीं हैं। और ये केवल हिंदी मीडिया की विशेषीकृत रूढ़ियां हैं। साथ साथ कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं जो वैश्विक रूढ़ियां हैं। मसलन अगर आपको स्त्री को कहीं दिखाना है तो आप कैसी स्त्री दिखाना पसंद करते हैं? स्त्री ऐसी दिखाना पसंद करते हैं जो सबमिसिव हो। वह तार्किक स्त्री तो हो नहीं, सबमिसिव हो, वो सहज ही मान ले आपकी बात। और अगर आप सत्ता के रूप में किसी को दिखाना चाहते हैं तो किसे दिखाना चाहते हैं? इस सबमिसिव स्त्री को, जो आपकी चहेती स्त्री है, इस सबमिसिव स्त्री को क्या आप ऑथोरिटी के तौर पर दिखाएंगे? नहीं। ऑथोरिटी के तौर पर, सत्ता के तौर पर 99.9% जो प्रेजेंटेशन है वो पुरुषों का होगा। स्त्री होनी चाहिए सबमिसिव, लेकिन सबमिसिव होकर उसे कोई आसन नहीं दे देते आप, तमगा नहीं दे देते आप, वो स्वीकृत नहीं हो जाती, लोकप्रिय भी नहीं हो जाती। अगर होती तो फिर सत्ता जो सबके लिए है, सत्ता के चरम पर तो फिर इसी सबमिसिव स्त्री को होना था। आप कैसे बैठ गए? दिक्कत यहाँ है कि जो आप चाहते हैं वो सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, वो किसी व्यापक सार्वजनिक हित में या जिससे चाहा जा रहा है उसके हित में कतई नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी मीडिया में जो निर्भर छवि है वो किसकी है, आपके पास खट से लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले तो उसमें स्त्री का नाम होगा। अगर आपको मैंने 10 सत्ताएं टिक करके दे दी, स्त्री, बच्चे, बूढ़ा, प्रौढ़, मध्यवयसी इत्यादि इत्यादि, तो सबसे पहला नाम तो स्त्री को आप टिक करेंगे, चाहे वो मध्यवयसी हो, प्रौढ़ा हो, बूढ़ी मतलब जवान हो, या जैसी भी हो, किशोरी हो या बच्ची हो, वह निर्भर है। वो बच्चा निर्भर है जो लड़का या लड़की है लेकिन अभी अबोध है, वह निर्भर है। लेकिन ज्ञान संपन्न स्त्री, चाहे वो किशोरी है चाहे वो वृद्धा है, किसी भी उम्र की क्यों नहीं है, वो निर्भर ही है। और ऐसी छवि स्त्री की आप 99.9% प्रस्तुत करते हैं। ये विज्ञापन से लेकर हिंदी मीडिया के तमाम रूपों में दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि आप जिस लोकेशन का चयन करते हैं, मैं अगर प्रिंट मीडिया के दृश्य चित्रों की बात छोड़ दूं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात करूं, तो जिस लोकेशन का आप चयन करते हैं उस लोकेशन में अगर आपको घर के बाहर का लोकेशन दिखाना है, बाहरी दुनिया का लोकेशन दिखाना है, उस लोकेशन में आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? फिर वहाँ दुनिया की सबसे तमाम खूबसूरत सत्ता औरत अच्छी नहीं लगती। बाहरी दुनिया में आप पुरुष को 97% चित्रित करना पसंद करते हैं। बाहरी दुनिया के जो कार्य व्यापार है, बाहरी दुनिया का जो लेन देन है, बाहरी दुनिया की जो वस्तुओं का क्रय विक्रय है, ऐसी वस्तुओं का, इवन ऐसी वस्तुएं जिसका इस्तेमाल बाहर की दुनिया में होता है, मसलन गाड़ी, मसलन ज़मीन, मसलन शेयर, मसलन बीमा पॉलिसीज, मसलन और तमाम चीज़ों को आप गिन सकते हैं। आप ये तमाम चीज़ें स्त्री से जुड़कर नहीं आती। स्त्री दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ आपके तमाम प्रेजेंटेशन में रहेगी, लेकिन जब इस तरह से बाहरी दुनिया के प्रदर्शित करने का वक्त आएगा तो वहाँ फिर स्त्री सबऑर्डिनेट होगी, वह प्रमुख नहीं हो सकती। और ये विज्ञापन से लेकर तमाम चीज़ों में होता है। फिल्म विज्ञापन, मतलब अगर स्त्री घर की बाहर की दुनिया में दिखाई जाती है तो बस वो पेड़ के आसपास घूमती हुई हिंदी फिल्मों को याद कर लें, या फिर केवल सूचना मात्र के तौर पर चीज़ें आती है कि वो कॉलेज जाती है या वो पढ़ती है या फिर वो कोई नौकरी करती है इत्यादि इत्यादि। सूचना ही होती है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं आता। उसको क्रियात्मक रूप से, प्रक्रिया या प्रोसेस के तौर पर नहीं दिखाया जाता। ये प्रोसेस कहाँ दिखाया जाता है? प्रोसेस हमेशा, कोई चीज़ अगर प्रोसेस में आती है, कार्य व्यापार के तौर पर आती है, तो बाहर के संदर्भ में हमेशा वो पुरुष के संदर्भ से ही आती है, क्योंकि ऑथोरिटी का प्रतीक पुरुष होता है। इसी तरह से फिर एक और
कोटि है, कोटि जो है, यह कोटि जो है यह है, इसमें पुनः एक पर आकर टिक जाती है। यानी अगर यौवन का प्रतीक आपको लेना है, यौवन का प्रतीक अगर आपको तय करना है तो वो फिर स्त्री होगी, वहाँ फिर पुरुष नहीं होगा। यानी पुरुष का जो यौवन है या उसकी जो सेक्सुअल अपील है वह स्त्री की तुलना में कम मानी जाती है। बस यही एक जगह है जहाँ स्त्री एक्सीड। इसी अर्थ में हिंदी मीडिया में जब यौवन की बात आती है, कामुकता या भोग के आनंद की बात आती है, भोगने की, उपभोग की बात आती है, तो फिर स्त्री देह वहाँ पर इस अर्थ में हम यहाँ स्त्री को तुलनात्मक तौर पर अन्य सत्ताओं पर बढ़त पाता हुआ देखते हैं। और अगर औरतों के प्रोजेक्शन को वस्तुगत तौर पे देखने का प्रयास करें, विज्ञापन से लेकर फिल्म, वेब सीरीज़ और तमाम तरह, आप वेब सीरीज़ को याद कीजिए ना, मिर्ज़ापुर जो वो आया है उसमें उसी को प्राय लोगों ने देखा है, या पाताल लोक प्राय लोगों ने देखा है। इन दो वेब सीरीज़ को ध्यान में रखें तो वहाँ जो स्त्रियों की भूमिका है ज़रा देखिए कि वो किस प्रकार की है। वह जो स्त्री है मिर्ज़ापुर में जो पत्नी बनी है, कम उम्र की पत्नी बनी है, वह स्त्री सिर्फ सेक्सुअल एक्ट के अलावा कहीं नहीं दिखाई देती। सेक्सुअल एक्ट के अलावा वह स्त्री और किसी काम में, एक्शन में, गतिविधि में नहीं दिखाई देती। और इसी तरह से तमाम जो रूढ़ियाँ बनाई गई हैं, मतलब भाषा को लेकर भी आप देखिए, जो आपके चिंतन और व्यवहार की प्रक्रिया को तय करता है, उस जगह को, जो भाषा की जगह है, वहाँ अगर आप देखें तो वहाँ भी ये दिक्कत दिखाई देती है कि भाषा में अमूमन वर्चस्व के वो तमाम रूप हिंदी को जिस तरह की भाषा बननी चाहिए थी, जेंडर सेंसिटिव भाषा बननी चाहिए थी, अगर उसे राष्ट्रीय भाषा या लोकप्रिय भाषा या संपर्क भाषा तो है ही खैर, लेकिन अगर उसे अपने को और समृद्ध करना था तो उसे जेंडर न्यूट्रल भाषा के रूप में विकसित होना था, ज़्यादा सहिष्णु भाषा के रूप में विकसित होना था। और न केवल जेंडर न्यूट्रल बल्कि धार्मिक तौर पर भी निरपेक्ष भाषा बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा घटित नहीं होता, न मीडिया की तरफ से घटित होता है, न हम चिंतन की भाषा में इस तरह की कोई चीज़ सचेत तौर पर कर पाने में समर्थ हो पाए हैं। और मीडिया चूंकि उन्हीं स्टोरीज को चलाता है जो समाज में यथास्थिति को बनाए रखती हैं। किसी भी परिवर्तनकारी स्टोरी को चलाना मीडिया का लक्ष्य कभी नहीं होता और मीडिया से ये उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ आप बेच रहे हैं, जो कुछ आप परोस रहे हैं, वो अंततः समाज की यथास्थितिवाद को बनाए रखने वाला ही है, उसमें किसी परिवर्तन की आकांक्षा को पैदा करने वाला नहीं। तो वैसे में भाषा के जरिए भी अश्लीलता और स्त्री के प्रति अवमानना, ये दो चीज़ें हिंदी मीडिया ने कमाई है। बेहतर होता न कमाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है। हाल के वर्षों में बर्बर, आक्रामक और हिंसक भाषा, जिसे हम एब्यूजिव लैंग्वेज कहते हैं, ये बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन सवाल है करेगा कौन, नकेल कौन डालेगा। एक और रूढ़ी जो लगातार हिंदी मीडिया के जरिए और इन वेब सीरीज के जरिए बनाई जा रही है, पहले भी थी और अब और ज़्यादा बढ़ गई है, वो है युवाओं की। युवाओं को आमतौर पर, आप सब जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, आप सब लोगों की कोशिश ये होती है कि आप कुछ अलग दिखें, और ऐसे अलग दिखें कि पुरानी पीढ़ी से अलग पहचाने जा सकें। और इस पुरानी पीढ़ी से अलग पहचाने जाने के क्रम में क्या चीज़ करते हैं? बर्बर और आक्रामक देह भाषा का इस्तेमाल। पुरानी पीढ़ी से अलग दिखने के क्रम में
ये जो युवाओं की रूढ़ छवि पेश की जा रही, क्या सारे के सारे युवा इतने हिंसक, इतने बर्बर, इतने आक्रामक, इतने असहिष्णु हैं? प्रबुद्ध चिंतनशील युवा जो देश की राजनीति, देश की समाज व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, बच्चों की स्थिति और अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, ऐसे युवाओं की छवि हिंदी मीडिया से गायब है। जो वहाँ युवा है वो दिग्भ्रमित है और बर्बर है और अपने प्रेजेंस को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर एक तरह से बहुत ही कट्टर है। तो ये जो भारत की जो सांस्कृतिक बनावट है उसके ठीक खिलाफ एक नए किस्म का जनरेशन हिंदी मीडिया तैयार कर रहा है। ये संकट की जगह है, क्योंकि मैं मीडिया की छवियों की बात कर रही, मीडिया की भाषा की नहीं। भाषा की चिंता भाषा वाले करें, लेकिन मीडिया में जो स्टोरी और स्टोरी के जरिए जो छवियां पेश की जाती हैं वो पूरे समाज को एक नए किस्म की सांस्कृतिक गुलामी में ठेल रही है। और हिंदी मीडिया की ताकत निस्संदेह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बोलने वाले और इसको जानने समझने वाले, इसका आनंद लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। संख्या बल है इसके पास, लेकिन बुद्धि बल भी होना चाहिए, विवेक और तर्क संगतता भी होनी चाहिए। और भाषा में खास करके किसी भी धर्म, जाति, जेंडर और प्रांत को लेकर एक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, एक निरपेक्षता होनी चाहिए। कोई किसी खास प्रांत का आने वाला व्यक्ति उपहास का पात्र ना हो, किसी खास जाति से आने वाला व्यक्ति उपहास का पात्र ना हो, गलत हिंदी बोलने वाला व्यक्ति उपहास का पात्र ना हो। ये चीज़ ध्यान में रखी जानी चाहिए। और इस संदर्भ से ही हम अपने मीडिया को समृद्ध कर सकते हैं। अगर ये चेतना हो मीडिया में काम करने वालों के अंदर, ये सचेतनता हो। देखिए, मीडिया का जो अपना, उसकी जो अपनी बनावट है, उसकी अपनी जो संरचना है, वो यथास्थिति को हर हाल में बनाए रखती है। मीडिया रिस्क नहीं लेता, क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। वो ग्लोबल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो, उसे प्रॉफिट कमाना है, उसे लाभ कमाना है। और लाभ में फिर जोखिम जितना मिनिमाइज कर दिया जाए उतना अच्छा है। तो जोखिम लेना मीडिया की फितरत नहीं है। जोखिम वो कब लेता है? कभी कभी लेता भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लेता। अगर याद करें आप कि करोल बाग एक सीरियल आया था, 7/15 करोल बाग या कुछ ऐसा ही नाम था। उसमें एक लड़की थी जो लड़का उसको प्यार करता है, उससे वो ज़्यादा बड़ी थी और मोटी भी थी, वज़न भी ज़्यादा था, और साथ ही साथ वह काम करती थी, वो पढ़ती भी थी और नौकरी भी करती थी, और परिवार के लिए वो आमदनी और उनके भरण पोषण का एकमात्र आधार थी। तो ऐसी लड़की के चित्र भी आते हैं और वह चित्र काफ़ी लोकप्रिय हुआ। वो सीरियल बहुत लोकप्रिय हुआ, रात को 10 बजे आता था, फिर भी लोग देखते थे। इसी तरह से दूरदर्शन के ज़माने में उड़ान जो सीरियल था वह भी बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन वैसे सीरियल कितने बने? उंगलियों पे गिन लीजिए, नहीं बने। बनाने की कोशिश में फार्मूलाबद्धता को इस तरह कसकर पकड़ा गया कि जो मूल तत्व था, एसेंस था, जो कहानी की जान थी, वही नष्ट हो गई। तो ऐसे सीरियल को दर्शक नहीं मिलते, ये कहना गलत है। और सब कुछ मीडिया में जनता की इच्छा पर, दर्शक की इच्छा पर होता है, ये कहना उससे भी ज़्यादा गलत है। मीडिया में दर्शक की इच्छा पर कोई चीज़ नहीं होती। सब कुछ नए पैकेज में पुरानी चीज़ों को बेचने की कोशिश से होती है और मुनाफे के गणित से सब कुछ तय होता है। तो ऐसे में हिंदी मीडिया पर बात करते समय गर्व का एक पक्ष तो है कि आप बहुत बड़े हैं, आपका व्यापार बड़ा है, आपकी संख्या बड़ी है, लेकिन सावधानी का भी उतना ही बड़ा पक्ष है कि जो चीज़ परोसा जा रहा है, जो चीज़ दिखाई जा रही है, जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, वह आपके विवेक को जागृत कर रही है, सुला रही है। आपकी हिंदी मीडिया के रूप में जब आप भारत से छोड़ दीजिए, भारत में देखने के हम अभ्यस्त हो गए, ये सारे चैनल समाचार के या इंटरटेनमेंट के, जब हम भारत में रहते हुए अपने देश, अपने घर में सुकून से बैठकर सोफे पे देखते हैं तो शायद हमें उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब हम विदेशों में इन्हीं चैनल को विदेशी चैनलों के बरक्स रख कर देखते हैं, सचमुच शर्म आती है। तो ये हिंदी मीडिया को अगर गर्व का विषय बनना है तो शर्म के इन कारणों को अलग करना होगा, इनसे बचना होगा। तभी संभव है कि हिंदी मीडिया वैश्विक परिदृश्य में कहीं स्टैंड कर पाए
और compete कर पाए, ये तभी संभव है। भाषा पर गर्व करके, बोलने वाले की संख्या पर गर्व करके हम बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते, और मैं नहीं समझती गर्व का ये कोई बहुत बड़ा विषय है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।